कहानी सीधी गांव की है, जिसके हाईवे पर एक नया रेस्टोरेंट खुला है, दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार पहले से ही मशहूर है। इस रेस्टोरेंट ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने और ग्राहकी जमाने के लिए 1 महीने का दिवाली ऑफर रखा है। इस ऑफर में 1 महीने तक गांव वालों को फ्री डिनर की व्यवस्था की गई है। दिल्ली दरबार में लोगों की भीड़ लग जाती है और गांव में ये बात चर्चा का विषय बन जाती है। दिल्ली दरबार की बिरयानी याद करते ही मुंह में पानी आ गया। मैंने तो 56 भोग थाली खाई है। सचमुच ऐसा स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया। स्वादिष्ट खाना, वो भी फ्री में। रेस्टोरेंट का मालिक कितनी नेकी का काम कर रहा है। नेकी कमा रहा है या फ्री में खिलाकर घाटे का सौदा कर रहा है? भैया, बड़े लोगों की बातें, उनके नफा नुकसान को हम नहीं समझ सकते। हमें समझने की जरूरत भी नहीं, हमें तो खाने से मतलब है। दिल्ली दरबार में हम भी खाएंगे और रिश्तेदारों को भी खिलाएंगे। ये भी दिल्ली दरबार की नहीं, फ्री डिनर की है। हम भी तो फ्री डिनर खाने आए हैं। ये ऑफर दिल्ली दरबार का है। हमने फ्री में खाने की रिक्वेस्ट नहीं की। हो सकता है दिवाली ऑफर के बाद रमजान ऑफर भी शुरू कर दे। अगर ऐसा हो गया तो हम गांव वालों की चांदी हो जाएगी। भाई, रेस्टोरेंट कोई भी हो, खाना कैसा भी हो, पर फ्री के खाने की बात ही कुछ और है। बाहर खड़े होकर अंदर भी नजर रखना, कहीं ऐसा ना हो हम खड़े रहें और खाना खत्म हो जाए। भाई, वो देखो, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। चलो, अब अपनी बारी है। हाँ, चलो, अंदर चलो। माँ जी, नीलेश अभी तक नहीं आए। हाँ बहू, चिंता तो मुझे भी हो रही है। नीलेश के दोस्तों से पता करके देखो। माँ जी, वहाँ से तो और डराने वाली खबर आई है। क्या मतलब? नीलेश के दोस्त भी कल दिल्ली दरबार डिनर के लिए गए थे। वो आज तक घर नहीं पहुँचे। क्या? हाँ माँ जी, नीलेश के 4-5 दोस्त कल से गायब हैं। अभी तक कोई खबर नहीं है और उनके सबके फोन बंद हैं। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। सीधी गांव के अधिकतर नौजवान गायब हो चुके हैं। ये सब दिल्ली दरबार फ्री डिनर के ऑफर में गए थे, वहाँ से अब तक लौटे नहीं। इससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग एक दूसरे के घर में एक दूसरे का पता करने आते हैं। आखिर में अपने रिश्तेदारों को नहीं पाकर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस छानबीन शुरू करती है। इसी संबंध में पुलिस गांव वालों से मिलती है। इंस्पेक्टर तांत्रिक बाबा के साथ गांव वालों से मिलने चौपाल में आते हैं। आप लोग चिंता न करें, पुलिस अपना काम कर रही है। दिल्ली दरबार का रहस्य जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। आपके साथ ये तांत्रिक बाबा क्यों है? क्या इस केस में भूतों का हाथ है? हम पुलिस वाले हर एंगल से सोचते हैं। हमारा मकसद समस्या का समाधान करना होता है। समाधान पुलिस करे या तांत्रिक बाबा, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो उन लोगों को वापस चाहते हैं जो दिल्ली दरबार से गायब हो गए हैं। इस गांव के लोग जहाँ कहीं भी होंगे, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। तांत्रिक बाबा, इस काम में हम लोग आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे लिए यही बहुत होगा। हाँ, आप लोग दुआ करें और हमें इस बीमारी की दवा करने दें। इंस्पेक्टर साहब, अब हमें दिल्ली दरबार के अंदर चलना चाहिए। हाँ, हम तैयार हैं। आप अंदर पहुंचकर अपनी तंत्र विद्या से रेस्टोरेंट को देखिएगा और हम कानून की आंखों से तफ्तीश करेंगे। हमें अपना काम होशियारी से करना होगा। जरा सी चूक हमारी योजना को असफल कर देगी। आप चिंता न करें, हम पुलिस वालों का ये रोज का काम है। जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। इंस्पेक्टर साहब, अब आप समझे हम कहाँ आ गए? हम लोग भूतों के घर में आए हैं। आए नहीं, लाए गए हैं। दिल्ली दरबार का खेल समझ आया या नहीं? खेल तो समझ नहीं आया, पर खाने का स्वाद समझ आ गया। वो देखो, सड़क बनाने वाले सारे मजदूर सीधे गांव के लोग हैं। ये सब बेचारे फ्री खाने के चक्कर में भूतों के कैद खाने में आ गए हैं। अब हम इन्हें आजाद कैसे कराएंगे?
इंस्पेक्टर साहब, हम दिल्ली दरबार से यहाँ तक आ गए, लेकिन दिल्ली अभी दूर है। सुनो, यहाँ आओ, चलो अपना काम करो। तांत्रिक बाबा और इंस्पेक्टर अपनी योजना अनुसार काम करते हुए आगे बढ़ते हैं। भूतों के नगर में कैद गांव वासियों से मिलकर उन्हें सतर्क करते हैं। तांत्रिक बाबा अपने जादू से भूतों के नगर का सारा जादू बेअसर करके पूरे नगर को अपने जादू में बांध लेता है। जादू नगर के सभी भूत अब तांत्रिक बाबा के बंधन में बंधे होते हैं। भूतों के सरपंच, मैंने तुम्हारा प्रपंच समाप्त कर दिया है। अब तुम हमारे जादू के बंधन में हो। तांत्रिक, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। मुफ्त खाने का लालच देकर भोले भाले लोगों को फंसाकर तुम उन्हें यहाँ लेकर आते हो और उनसे मजदूरों की तरह अपना काम करवाते हो। तांत्रिक, हमने इनसे काम करवाया है, इन्हें मारा नहीं है, हम इन्हें छोड़ देते हैं, तुम भी हमें छोड़ दो। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, भस्म करेंगे, भस्म। तांत्रिक बाबा भूतों की नगरी जलाकर और भूतों को भस्म करके धरती पर आता है। साथ में सीधी गांव के उन लोगों को वापस लाता है जो दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट से गायब हो गए थे। इंस्पेक्टर उन लोगों को गांव वालों के हवाले करता है। गांव वाले अपने लोगों को जीवित पाकर खुश होते हैं और तांत्रिक बाबा और इंस्पेक्टर को धन्यवाद करते हैं। आप सबको जीवन दान के साथ एक शिक्षा भी मिलती है कि मुफ्त की हर चीज अच्छी नहीं होती। ऑफर दिवाली का हो या रमजान का, आप सबको लालच में नहीं आना चाहिए। तांत्रिक बाबा, हम आपकी शिक्षा को हमेशा याद रखेंगे। सब लोग खुश होते हैं। विनय, मयंक, माया और साक्षी अपनी कार से माया के घर जा रहे थे। ये सब एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और इनका हॉस्टल भी एक दूसरे के सामने ही था। उस समय में स्मार्टफोन नहीं थे, इसलिए लोग गूगल मैप की जगह पेपर मैप यूज किया करते थे। यार, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। पूरी 4 साल बाद दादी से मिलने जा रही हूँ। एक्साइटेड तो हम भी हैं, है ना मयंक? हाँ यार, मैं तो अपनी लाइफ में पहली बार गाँव जा रहा हूँ। तुम सब लोग एक्साइटमेंट में ये मत भूल जाना कि हम सही रास्ते पर हैं कि नहीं। ये तो माया ही बता सकती है, क्योंकि इसकी ज्योग्राफी पर भरोसा करके ही हम इस रास्ते पर जा रहे हैं। सुनकर माया बैग से मैप निकालती है और देखकर बताती है, यार यहाँ आकर मुझे मैप समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है। मैडम, प्लीज ये मत बोलना कि हम रास्ता भटक गए हैं। वैसे भी बहुत तेज भूख लग रही है। सही कहा यार, अगर थोड़ी देर और खाना नहीं मिला तो मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगा। अभी माया मैप को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक मयंक ने ब्रेक लगा दी और सामने देखा तो सब चौंक पड़े। उन्होंने देखा कि सामने जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। सड़क वहीं पर खत्म हो जाती है और आगे का रास्ता कार चलाना तो दूर, पैदल चलने के लायक भी नहीं है। कर दी ना गड़बड़, अब बताओ क्या करें? मुझे क्या पता था कि आगे रास्ता नहीं होगा? तुम्हारे पास मैप था, पहले देखना चाहिए था ना। अब ये देखकर बताओ कि आसपास कोई गांव या हाईवे है? माया मैप में देखकर बोलती है, मैप के हिसाब से हमें 300 किलोमीटर वापस पीछे जाना पड़ेगा। तभी हमें किसी घंटी के बजने की आवाज सुनाई देती है। सुन लिया, इसका मतलब यहाँ आसपास कोई न कोई मंदिर जरूर होगा। हो सकता है वहाँ से हमारे खाने का इंतजाम हो जाए। कहकर विनय कार से उतर जाता है। अब तुम लोग मेरे साथ आ रहे हो या मैं अकेला ही चला जाऊँ? यार भूख तो सभी को लग रही है, चलो देखते हैं आवाज कहाँ से आ रही है। बाकी के तीनों भी कार से उतर जाते हैं और जिस डायरेक्शन से आवाज आई थी उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद ही उनको एक गांव नजर आता है, लेकिन वहाँ के घर बहुत ही पुराने जमाने के होते हैं। ये तो कोई पुराने जमाने के कबीले जैसा लग रहा है। इतने छोटे छोटे घर हैं यहाँ पर। हमें घरों से क्या लेना देना यार? या तो वो मंदिर मिल जाए या कोई ढाबा मिल जाए। थोड़ी दूर चलने के बाद उनको सामने एक ढाबा नजर आया। वो भी बहुत ही पुराने जमाने का लग रहा था। सिर्फ एक टेबल जिस पर खाली प्लेटें रखी थी और 4 कुर्सियाँ। वो लोग वहाँ जाकर रुक जाते हैं। कमाल है यार, अब कोई ढाबा नजर आ रहा है तो ढाबे वाले ही गायब हैं। कोई है? अरे इस ढाबे पर कोई है क्या? कहते हुए वो लोग इधर उधर देखने लगते हैं। कहो क्या चाहिए? उन्होंने देखा कि अब ढाबे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ है, जिसको देखकर वो लोग चौंक जाते हैं। आप यहाँ कब आए? अभी 1 मिनट पहले तो यहाँ पर कोई नहीं था और हमने आपको आते हुए भी नहीं देखा। इस पर वो झुंझलाता है, नहीं था तो क्या आसमान से गिरा हूँ? तुम लोगों की आंखें खराब होंगी। तुम
लोग बहस क्यों कर रहे हो? कहकर साक्षी आदमी से बोलती है, अंकल हमें बहुत तेज भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने को मिलेगा क्या? जो भी चाहिए मिलेगा, बोलो क्या बनवाऊं? अरे अगर ऐसा है तो चिकन ले आइए अंकल, मजा आ जाएगा। सुनकर आदमी ऊंची आवाज में बोलता है, सेवक राम जरा सबके लिए मुर्गा लेकर आओ। तभी वो देखते हैं कि ढाबे के पीछे झोपड़ी से एक लंगड़ा आदमी भागा भागा आ रहा है, जिसके हाथ में 2 डिश नजर आ रही हैं। अरे वाह, इतनी जल्दी तैयार हो गया। चारों दोस्त कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। जल्दी से निकाल यार, बहुत भूख लगी है। मैन जैसे ही डिश हटाकर चम्मच से खाना निकालता है तो एक कटा हुआ इंसानी हाथ चम्मच में आ जाता है। उसको देखकर चारों डर जाते हैं और चीख मारकर खड़े हो जाते हैं। खाओ खाओ बच्चों, क्या हुआ, डर क्यों गए? वो दोनों आदमी कहते हुए उनकी तरफ देखते हैं तो उनकी शक्लें डरावनी हो जाती हैं और आंखें लाल होकर चमकने लगती हैं, जिसको देखकर वो चारों फिर से चीख मारकर वहाँ से भाग निकलते हैं। भागते भागते विनय का पैर एक गड्ढे में घुसकर मुड़ जाता है और वो गिर जाता है। अरे रुको, अरे रुको, रुको रुको रुको। विनय चिल्लाता है, लेकिन वो सब इतने डरे हुए होते हैं कि विनय पर ध्यान न देते हुए आगे निकल जाते हैं। काफी देर तक विनय अपने पैर को पकड़े बैठा रहता है, फिर धीरे धीरे चलना शुरू करता है। उसे नजर आता है कि सामने एक बड़े से टीले पर बाबा बैठे हुए हैं। बाबा, बाबा मेरी मदद कीजिए बाबा। विनय की आवाज सुनकर बाबा आंखें खोलते हैं। बोलो लड़के, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? बाबा, मैं मेरे दोस्तों के साथ यहाँ खाने की तलाश में आया था, लेकिन हम जिस ढाबे पर गए वहाँ हमें इंसान का मांस खिलाया जा रहा है बाबा। तुम लोग उस ढाबे पर पहुँच गए थे। उस ढाबे पर 2 बुरी आत्माएं रहती हैं। तुम वहाँ से जिंदा कैसे बचे? हम वहाँ से भाग आए बाबा, लेकिन मैं अपने दोस्तों से पीछे रह गया। अब मैं उनसे कैसे मिलूं? ये पूरा गांव सालों से सूना पड़ा है, इसलिए यहाँ बहुत सारी बुरी आत्माएं एक साथ वास करती हैं। अगर तुमको उनसे बचना है तो मैं तुम्हें ये ताबीज दे रहा हूँ। इसको अपने गले में डाल लो, उसके बाद अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करना। लीजिए बाबा, आप अपने हाथों से पहना दीजिए। नहीं नहीं, इसको तुम अपने हाथ से ही धारण कर सकते हो। कहते हुए वो एक थाली विनय की तरफ बढ़ाता है, जिसमें वो ताबीज और कुमकुम रखा होता है। विनय जल्दी से उस ताबीज को लेकर अपने गले में डाल देता है। बाबा ये तो जल रहा है। ताबीज विनय के गले में जाकर जलने लगता है और फिर अपने आप टाइट होने लगता है। बाबा ये देखकर भयानक अंदाज में हंसने लगता है। थोड़ी ही देर में ताबीज बहुत टाइट हो जाता है और विनय का गला घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस तरह बाकी के तीनों जब थक चुके होते हैं तो एक झोपड़ी के पास रुककर सांस लेने लगते हैं। अरे ये विनय कहाँ है? विनय तो हमारे पीछे ही था, कहाँ रह गया? तुम लोगों ने उसका ध्यान नहीं रखा, अब कहाँ ढूंढेंगे उसको? मैं रात होने से पहले यहाँ से निकलना चाहती हूँ। वो हमारा दोस्त है, हम उसको ढूंढे बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। उनको फिर से घंटी की आवाज सुनाई देती है। ये घंटी किसी मंदिर की घंटी जैसी सुनाई देती है। तभी मैन की नजर एक झोपड़ी की तरफ पड़ती है, जहाँ पर उनको विनय खड़ा हुआ नजर आता है। विनय! वो उसका नाम पुकारता है तो माया और साक्षी भी उसको देखते हैं। तीनों भागकर विनय के पास पहुँचते हैं। विनय तुम ठीक तो हो? कहाँ रह गए थे तुम? विनय के चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नहीं होता और वो अपने कदम धीरे धीरे एक झोपड़ी की तरफ बढ़ाने लगता है। विनय तुम कहाँ जा रहे हो? तीनों अपने मुंह से कुछ न कुछ विनय से बोलते हुए उसके साथ चल रहे होते हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और झोपड़ी के अंदर चला जाता है। ये देखकर तीनों झोपड़ी के बाहर रुक जाते हैं। क्या हो गया है इसे? ये इस झोपड़ी में क्या करने गया है? उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो भी अंदर जाए, लेकिन मैन कहता है मैं अभी इसको बाहर लेकर आता हूँ। माया और साक्षी उसको रोकती हैं, लेकिन वो झोपड़ी के अंदर चला जाता है। विनय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही वो कहता है, विनय पूरी तरह से बदलकर वही बाबा के रूप में आ जाता है, जिसने असली विनय को मार डाला था। ये देखकर मैन भागने की कोशिश करता है, लेकिन झोपड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो आदमी भयानक हंसते हंसते हुए मैन का गला पकड़ लेता है और दबाने लगता है। बाहर खड़ी माया और साक्षी को उसकी चीख सुनाई देती है तो वो बेहद डर जाती हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो देखते हैं कि मैन मर चुका है। सामने ही भयानक दिखने वाला वो बाबा खड़ा हुआ है। दोनों जोरों से चिल्लाती हैं और वहाँ से भाग निकलती हैं,
रास्ते में अब भी उनको घंटी की आवाज सुनाई दे रही होती है। वो दोनों घबराई हुई उसी दिशा में भागती रहती हैं। और जब उनका दम निकलने ही वाला होता है, उनको सामने वो मंदिर दिखता है जिसकी घंटी की आवाज उनको अब तक सुनाई दे रही थी। दोनों मंदिर के अंदर घुसकर धड़ाम से जमीन पर गिर जाती हैं और सांस लेने लगती हैं। थोड़ी देर बाद जब उनको होश आता है तो वो देखती हैं कि सामने एक पंडित जी बैठे हुए हैं। पुत्रियों, मुझे सब पता है कि तुम उस भूतिया कबीले से आ रही हो जिसमें बुरी आत्माएं वास करती हैं। मैं तुमको ये भस्म दे रहा हूँ, इसको अपने माथे पर लगाओ और सीधा उत्तर दिशा में रवाना हो जाओ। लेकिन पंडित जी, हमारे दोस्तों का क्या होगा? वो अब इस दुनिया में नहीं होंगे। अब तो उन आत्माओं ने उनको मार दिया होगा। सुनकर माया और साक्षी दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर पंडित उन दोनों के माथे पर भस्म लगा देता है जिससे कि बुरी आत्माएं उन पर हमला न कर सकें। फिर वो दोनों मंदिर से उत्तर दिशा की तरफ रवाना हो जाती हैं। काफी चलने के बाद उनको वो रास्ता दिखाई दिया जहाँ उनकी कार खड़ी हुई थी। सही रास्ता पाकर वो दोनों भगवान का शुक्र अदा करती हैं और फिर कार में बैठकर वापस शहर की तरफ रवाना हो जाती हैं।